अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सिविक सेंटर में आज एक अजीबोगरीब वाक़या सामने आया जिसने तमाम सिक्योरिटी को इस वक्त हिला कर रख दिया है कि सिक्योरिटी के क्या मामलात हैं सिविक सेंटर में। और सरकारी डिपार्टमेंट की अगर बात कर ली जाए, केडीए में फायरिंग का वाक़या सामने आया। अफसरान आपस में लड़ पड़े और गोलियों की बौछार कर दी गई, जिसके नतीजे में डिप्टी डायरेक्टर लैंड गुलिस्तान जौहर वसीम उस्मानी साहब और असिस्टेंट डायरेक्टर वसीम रजा साहब हलाक हुए, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुल हफीज शेख साहब वो इस वक्त जेर इलाज अस्पताल में जख्मी हालत में है। ये क्या मामला हुआ, अभी तक मामला हल नहीं हो सका है कि गोलियां कैसे चलाई गई, क्या चीजें सामने आ सकी है, इसी पर आज बात करेंगे। और सबसे बड़ा जो इस वक्त सिक्योरिटी रिस्क है, सिक्योरिटी थ्रेट है, वो सामने आ रहा है सिविक सेंटर के अंदर। कैसे वेपन लेके कोई शख्स पहुंच गया, ये सबसे बड़ा अलमिया, इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा K21 न्यूज सही शाहिद हुसैन हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। शाहिद, जानना यह चाहूंगा कि सिविक सेंटर के अंदर ये जो आज मामला पेश आया, क्या अभी तक ये मामला हल हो सका है कि क्या मामला था? बिलाल आज केडीए के अंदर जो है बड़ा टफ दिन था। 3 अफसरान थे। ये एक क्लर्क था हफीजुल हसन, दूसरे असिस्टेंट डायरेक्टर थे वसीम रजा और एक एडिशनल डायरेक्टर है वसीम उस्मानी साहब। ये मेट्रोवेल का इलाका है, उस इलाके की अफसरान थे और तीनों अफसरानों के दरमियान कल कलामी हुई आपस के अंदर। इसके बाद जो क्लर्क थे, जो सीनियर क्लर्क थे हफीजुल रहमान, जो किस वक्त जेर इलाज है निजी अस्पताल में और पुलिस की हिरासत में भी है, उन्होंने इन दोनों अफसरानों को पहले गोली मारी। गोली मारने के बाद इन्होंने अपने आप को भी गोली मार के जख्मी कर दिया। दोनों अफसरानों में से एक तो मौके पे जहां हो गए, जो वसीम उस्मानी थे, और तीसरे जो थे वसीम रजा जो है वो अस्पताल जाके दम तोड़ गए। ये मामला अब तक गुत्थी समझ नहीं पा रही है कि मामला आखिर था क्या। ऐनी शाहिद जो था इमरान, उसको भी पुलिस ने तफ्तीश में रखा हुआ है। वो वहां पर सुप्रिटेंडेंट है हफीज इमरान नामी शख्स। उसका ये कहना है कि जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो तीनों आपस में लड़ रहे थे, गुत्तम-गुत्ता हो रहे थे। इसके बाद आपस में जब फायरिंग शुरू हुई तो ये कमरे से बाहर निकल गए। फायरिंग के दौरान वसीम उस्मानी जो है मौके पर ही हलाक हो चुके थे और वसीम रजा जो है वो दौरान इलाज अस्पताल में जाबाज हो गए। वाकये पे डीजी केडीए ने भी आके मुआयना किया है, तफ्तीश की जा रही है। रेंजर्स भी आ चुकी थी, पुलिस तफ्तीश कर रही है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से देखा जा रहा है कि आखिर मामला क्या है। 5 खोल बरामद हुए हैं मौके से। और नहीं तो ये वेपन किसका था? फॉरेंसिक के लिए भेजा गया है, पता लग सका है? देखिए, ये तो फौरी तौर पर तो पता नहीं चल सका ये वेपन किसका था, लेकिन ऐनी शाहिदीन का कहना है कि इमरान नामी जो हफीजुल हसन नामी जो जूनियर क्लर्क थे, ये उनका वेपन था, 9mm वेपन था। 5 खोल बरामद हुए कमरे से और हफीजुल हसन नामी शख्स ने ही इन दोनों अफसरानों पर हमला किया है। हमला करने के बाद इसने अपने आप को भी गोली मार दी है जी। लेकिन सिक्योरिटी एतबार से अगर बात की जाए, सिविक सेंटर के अंदर ये वेपन कैसे पहुंचा? क्योंकि वॉक थ्रू गेट्स भी मौजूद हैं, सिक्योरिटी एहलकार भी होते हैं, ये कैसे वेपन वहां तक पहुंच गया? देखिए बिलाल, वॉक थ्रू गेट तो मौजूद है, लेकिन वॉक थ्रू गेट कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि सिविक सेंटर में रोजाना की बुनियाद पे 4 से 5 हजार अफराद जो है पूरी कराची से आते हैं अपना काम करवाने के लिए। ये तीसरी मंजिल पे ये वाकया पेश आया, जो लैंड डिपार्टमेंट है, जहां पर रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है हजारों की तादाद में लोग अपना काम करवाने के लिए आते हैं। फायरिंग की आवाज सुनने के बाद भगदड़ मची है। फिर मुताल्लिका अफसरान, जो करीबी अफसरान थे, वो उस कमरे तक पहुंचे हैं। इसके बाद वहां से जख्मियों को निकाला गया और ले जाके अस्पताल में पहुंचाया गया है। लेकिन वाकये की तहकीकात की जा रही है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन वाकये की तहकीकात कर रहा है कि आखिर मामला क्या था, कि ये तनाजा आपस की लेन देन का मामला था या कुछ और मामला था। अब तक ये गुत्थी सुलझ नहीं पाई है, तो पुलिस तहकीकात भी कर रही है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से मामला लिए जा रहे हैं। डायरेक्टर लैंड जो है रजा कायम खानी भी मौके पे मौजूद थे, डायरेक्टर डीजी लैंड भी आ चुके थे और इस वक्त वाकये की तहकीकात की जा रही है कि आखिर ये मामला किस तरह हल होगा। ठीक है, अक्सर ये कहा जाता है कि ऐसे डिपार्टमेंट्स के अंदर जरिया जमीन का ही मामला होता है, वो फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। अभी तक हफीज जो इस जख्मी हालत में, उसका कोई बयान रिकॉर्ड किया है? देखिए, हफीज जो है इस वक्त जेर इलाज है, क्रिटिकल कंडीशन में, तफ्तीश की जा रही है। पुलिस ने हिरासत में तो ले लिया है उसे। अब वो जब होश में आएंगे तभी मामला पता चल सकेगा कि आखिर ये मामला था क्या और किस तरह ये वाकया पेश आया, क्योंकि बंद कमरे के अंदर ये 3 ही लोग थे जिनके दरमियान ये मामला हुआ है और उस वक्त एक ही ऐनी शाहिद है जो जख्मी है। जराए यही कह रहे हैं कि इस कलर का ही पिस्टल था, ये कलर पिस्टल लेकर आया था और इसने अपने ही अफसरानों पर गोलियां चला दी। अच्छा, तो उस ऑफिस के जो दीगर अमला है उससे पूछताछ की गई है कि आया इस मामले से पहले, इस लड़ाई झगड़े से पहले कोई बात ऐसी सामने आई?
देखिए ये लैंड डिपार्टमेंट है, यहाँ पर बड़े मामलात होते हैं, जमीनों के तनाजे होते हैं आपस के अंदर। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि आपस के अंदर ही लड़पड़ है, क्योंकि बाहर तक का कोई भी शख्स इस केस में इन्वॉल्व नहीं है। ये आपस ही का मामला था और आपस ही के अंदर ही तनाजा बढ़ता गया और बढ़ने के बाद जो है ये वाकया इस तरह पेश आया कि हफीजुल हसन नामी क्लर्क ने अपने ही दोनों अफसरानों को गोलियां मार के जाबाज कर दिया। अब पुलिस तहकीकात कर रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सीसीटीवी कैमरे की मदद से मालूमात की ली जा रही है कि और कौन कौन उस कमरे में आया था इससे पहले, क्या आपको उसको भी सामने तफ्तीश किया जाएगा। अब देखना ये है कि पुलिस अपनी तफ्तीश कहां तक मुकम्मल करती है। नहीं, जहां तक सिक्योरिटी एतबार से अगर बात की जाए, ये वेपन की, जैसे आपने बताया कि रोजाना 4 से 5 हजार लोग आते हैं और अपना काम करवाते हैं सिविक सेंटर के अंदर, और बड़े हसास इदारे भी वहां पर बैठे होते हैं, कमांड एंड कंट्रोल रूम भी वहां पर बनाया गया है। तो इस तमाम सिनेरियो को देखते हुए जो आज कहानी बर्पा हुई है, तो सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है। अब देखिए सिक्योरिटी केडीए की तो पहले ही हाई अलर्ट थी, क्योंकि सिविक सेंटर का जो इदारा है वो इंतहाई रेड जोन में आता है, क्योंकि वहाँ कमांड एंड कंट्रोल भी कायम है। बहुत मतलब वहाँ पर काफी अफराद आते हैं अपने काम कराने के लिए, और सिविक सेंटर के चारों तरफ सिक्योरिटी के लोग तैनात भी हैं। लेकिन जामा तलाशी किसी से नहीं ली जाती कि वो आया कि वो अपने साथ असला लेकर आ रहा है या नहीं लेकर आ रहा है। ये वहाँ की जो चीफ सिक्योरिटी अफसर है उनके लिए एक बड़ा सवालिया निशान है, और डीजी केडीए के लिए भी और सिविक सेंटर की इंतजामिया के लिए भी, जो उसमें मामला को देखती है। खुदा ना खास्ता आज ये वाकया पेश आए, कल कोई दहशतगर्द अगर आ जाए जिसकी तलाश ही ना ली जाए तो बड़ा वाकया रौनमा हो सकता है। अच्छा, ये तमाम मामला चल रहे हैं, कोई बाहर से अगर कोई शख्स आता और इस तरह की हरकत करके जाता तो चले उसके ऊपर एक मामला सामने आ सकता था, लेकिन अपने ही अफसरान आपस में जो है वो एक ही डिपार्टमेंट के अफसरान आपस में लड़ पड़े। तो डीजी साहब का इस पर क्या मौकफ है? डीजी साहब के इल्म में इस तरह की खबरें आती हैं कि अफसरान के अंदर भी नाचाकियां चलती नजर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए केडीए का एक महकमा है, यहाँ पर आए दिन जमीन के तनाजे होते रहते हैं, बड़े मामला है। केडीए पहले ही चाइना कटिंग के हवाले से बदनाम हो चुका है। ये महकमा कराची के बेशतर जमीनों के ऊपर कब्जे होते रहे और केडीए के जो आला हुकाम है वो सोते रहे, कब्जे नहीं खाली होते रहे, उनके दौर के अंदर चाइना कटिंग होती रही। लेकिन ये जो नया मामला सामने आया है इसमें अभी तक तफ्तीश जारी है। देखना ये कि आया कि ये मामला पैसों की लेन देन के तनाजे पे था या जाती कोई रंजिश थी या कोई जमीन का मामला था। ये हसास इदारे पुलिस इंटेलिजेंस जो है तफ्तीश कर रही है। तफ्तीश का रुख कहाँ पहुंचता है ये अब देखना बाकी है। अच्छा, ये जो दोनों जांबाक हुए हैं, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर, इनका रिकॉर्ड क्या बताता है, माजी क्या बताता है? कभी किसी केस में, कभी किसी मामले के अंदर मतलूब थे क्या ये? देखिए ये दोनों अफसरान तो काफी अरसे से तैनात थे। वसीम उस्मानी के बारे में अगर बात की जाए तो एक निहायत ईमानदार अफसर थे और अपना काम बाखूबी अंजाम देते थे, आज तक किसी केस में इन्वॉल्व नहीं थे। दूसरे वसीम रजा थे, उनका ताल्लुक भी केडीए डिपार्टमेंट से था, लैंड डिपार्टमेंट से था, अरसे दराज से मुख्तलिफ टाउन के अंदर काम करते थे। लेकिन ये जो मामला आज हुआ है, ये जाती कोई रंजिश थी या जाती कोई लेन देन का मामला था, जिसपे क्लर्क जो है वो दिलबर्दाश्ता हुआ है और उसके बाद ही उसने ये काम उठाया है। अब तफ्तीशी इदारे ही इस पहलू को सुलझाएंगे, इस गुत्थी को सुलझाएंगे कि आखिर मामला क्या था। ठीक है, शायद बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें ब्रीफ करने के लिए। आखिर मामला क्या है, ये गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन ये मामला हल होगा जरूर, और इसको जो है वो सिक्योरिटी जो इदारे हैं वो हल करने की कोशिश करें। इब्तदाई तौर पर अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है कि क्यों गोलियां चलाई गई और किस मामले पर ये जो है वो कहानी बर्पा हुई है, और दोनों जो डायरेक्टर्स हैं उनको इस तरह से जाबाक किया गया। क्या मामला हो सकता है, ज़मीन का मामला या पैसे का मामला? क्योंकि एक क्लर्क ने अपने डायरेक्टर्स को जिस तरह से गोलियां मारी हैं और ख़ुद को ज़ख्मी किया है, ऐसा लगता है कि पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी है जो सामने आने वाली है। और अगर सिक्योरिटी एहलकारों, सिक्योरिटी एतबार से अगर बात कर ली जाए, ये वेपन लेके कोई भी शख्स सिविक सेंटर में चला जाता है और केडीए के डिपार्टमेंट में इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं, तो सिविक सेंटर के अंदर कल को कोई और शख्स भी इस तरह से जाकर कोई और वारदात करने की कोशिश कर सकता है, या कुछ भी कर सकता है। इसके ऊपर सिक्योरिटी जो इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं, या सिक्योरिटी अब हाई अलर्ट की जाएगी, वॉक थ्रू गेट्स प्रॉपर लगाए जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि एक हसास बिल्डिंग है वो, उसके अतराफ में भी सिक्योरिटी है, लेकिन इस तरह से वेपन ले जाना ये एक सवालिया निशान है। वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी उस पर बात करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कि कराची में बच्चों के लापता होने के जो मामला है उसमें इजाफा देखा जा रहा है, जिसमें पुलिस का अहम इकदाम सामने आया है और मददगार 15 की जानिब से CRPC सेंटर बना दिया गया और खालिद बेस क्राइम मॉनिटरिंग सेंटर भी कायम किया गया है, जिसमें आप शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। फौरी तौर पर अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है, अगवा की वारदात या ज्यादती का केस है, कोई भी ऐसा मामला सामने आता है, तो पेरेंट्स बड़े परेशान थे। वालिदैन कह रहे थे कि हमारी कोई मदद नहीं करता। जिस तरह के मरवा का मामला हुआ था उस बच्ची का, तो उसकी FIR कटने में भी 3.5 घंटे लगे थे। जो दर्दनाक मामलात हैं, थाना कल्चर से, पुलिस के रवैये से, बिहेवियर से शहरी वैसे ही परेशान है। लेकिन अभी अच्छा इकदाम सामने आया मददगार 15 की जानिब से, और 15 की मैं ये भी तारीफ करूंगा कि जब भी कॉल की जाती है तो इनके मोबाइल फौरी तौर पर मौके पर पहुंचती है और शहरियों को ऑब्लाइज करती है, और इनका बिहेवियर खासा मुख्तलिफ होता है जो पुलिस स्टेशन की अंदर बैठी हुई नफरी होती है उससे। तो इनके लिए तो खैर मैं अप्रिशिएट करूंगा। अब इन्हीं की जानिब से CRPC सेंटर कायम किया गया है। ये किस तरह से काम करेगा, क्या इनका टोल नंबर है, किस तरह से जो है वह चीज़ें सामने आएंगी, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ नुमाइंदा K21 सौलत जाफरी हमें ज्वाइन कर चुका है। सौलत, जानना ये चाहूंगा कि बारहा आपके साथ प्रोग्राम्स किए हैं, सेगमेंट्स किए हैं ज्यादती केसेस के हवाले से, बच्चों के साथ बदफेली के मामला, बच्चों के अगवा के मामला, ये तमाम चीज़ें सामने आती हैं। लोग परेशान हैं, शहरी परेशान है इस वक्त, लेकिन पुलिस ने फौरी तौर पर एक अच्छा इकदाम उठाया है और 15 अगर मददगार 15 की जानिब से ये जो CRPC सेंटर बनाया गया, ये कैसे काम करेगा? देखिए बिलाल, जिस तरीके से आपको मालूम है कि गुज़िश्ता कई अरसों से हम लोग जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं नामालूम बच्चों के, जो अगवा हो जाते हैं बच्चे उनके हवाले से, और इसके साथ साथ जिस तरीके से गुज़िश्ता कई दिनों से कुछ वाक़यात हो रहे हैं ज़्यादती के, इसके ऊपर भी जो है वो हमने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो रिपोर्टिंग करी है। और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से गुज़िश्ता रोज़ ही हमने एक जो है वो तजवीज़ दी थी सिंध पुलिस को कि अब जो है वो एक ऐसी टास्क फोर्स बनानी चाहिए जिसमें जो है वो फौरी तौर पर जो कार्रवाई करे, जो काम ही सिर्फ ज्यादती की केसेस या बच्चों के अगवा होने की केसेस पे जो है वो करे। आज इत्तेफाक से जो है वो एक नई रिपोर्ट सामने आई है सिंध पुलिस की जानिब से, जिसमें उनका ये कहना है कि बच्चों के लापता होने की वारदातों की रोकथाम और फौरी रिस्पॉन्स के लिए पुलिस ने जो है वो एक अहम इकदाम सामने लाई है, जिसमें मददगार 15 की जानिब से CRP सेंटर और खालिद बेस क्राइम मॉनिटरिंग सेंटर जो है वो उसका कयाम रखा गया है आज, जिसमें ये चीज जाहिर की गई है कि शहर में अगवा होने वाले या फिर ज्यादती का केस होने वाले जो बच्चे हैं उनके ऊपर जो है वो कार्रवाइयां की जाएंगी। ये सेल जो है वो 15 ही देखेगा और 15 के थ्रू ही इस सेल को जो है वो इंफॉर्मेशन फराम की जाएगी, जिसके बाद इलाका पुलिस के साथ साथ जो ये एक नई CRP के नाम से जो है वो सेल बनाया गया है, ये भी जो है वो अहले खाना से राब्ता करेगा बच्चों के, और फिर उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई का आगाज होगा। अच्छा सौरभ, ये बताइएगा, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड रिस्पांस सेंटर ये जो कायम किया गया है, फौरी तौर पर बच्चों के हवाले से अगर शिकायत वालिदैन दर्ज करवाएंगे अहले खाना, तो उस पर काम किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। इसके इमरजेंसी नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। तो ये अगर मैं जानना चाहूँ कि वो नंबर्स क्या हैं, क्योंकि खुशाइंद बात होगी लोगों के लिए कि इस प्रोग्राम के जरिए लोगों तक वो नंबर्स पहुँचें और वो CRPC से कॉन्टैक्ट कर सकें। देखिए बिलाल, इसका बड़ा सा आसान सा हल है, जिसमें जिस तरीके से कोई भी वाकया रूनुमा होता है, हम फौरी तौर पर 15 को कॉल करते हैं और फिर 15 जो है वो आपके मुताल्लिका इलाके या मुताल्लिका थाने से जो है वो राब्ता करा देती है मुतासरीन का। इसी तरीके से इसमें भी यही जो है वो तमाम हल सामने आए हैं, जिसमें मैं आपको बता चलूं कि ये चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड रिस्पांस सेंटर जो है वो राब्ता हमारा कराएगा 15 CPRC से, और उसके बाद जो है वो हमारे पास कॉल आएगी। कॉल आने के बाद जो है वो जो टीम होगी वो हमारे पास स्पेशली हमारे पास आकर जो है वो विजिट करेगी, तमाम शवाहिद इकट्ठी करेगी और अपने केस को जो है वो स्टार्ट करेगी। जी अच्छा सौलत, ये भी जानना चाहूँगा, कराची के अंदर क्राइम कंट्रोल करना बहुत मुश्किल रहा है हमेशा से, क्योंकि एक बड़ा शहर है, गुंजान आबाद शहर है, 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी यहाँ पर है, मुख्तलिफ रंग नस्ल ज़बान बोलने वाले लोग यहाँ पर मुख्तलिफ सूबों से आकर आबाद होते हैं। क्राइम कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हमेशा से रहा है, जो भी यहाँ पर पुलिस चीफ आकर लगते हैं। लेकिन इस बार ये देख रहे हैं कि ये बदफेली के, अगवा के, ज्यादती के बच्चों के साथ जो केसेस हैं वो क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? पुलिस क्यों इसमें खामोश है फिर? देखिए बिलाल, पुलिस की जानिब से जो है वो काम तो किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि पुलिस की जानिब से काम नहीं किया जा रहा, लेकिन उस सतह का काम जो है वो इस टाइम दिखाई नहीं दे रहा कि जिस सतह पे इस वक्त
पुलिस को होना चाहिए और पुलिस को काम करना चाहिए। लेकिन ये एक अच्छा इकदाम है कि इन्होंने आज जो है वो एक और नया एक सेल अपना कायम किया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों के अगवा होने, ज्यादती के केसेस होने की वाकयात जो है वो रिपोर्ट होंगे और इसमें जो है वो उनकी केस की तफ्तीश जो है वो आगे बढ़ेगी। अगरचे इस तरीके के सेल्स नहीं बनाए गए तो पुलिस सिर्फ ऑपरेशन लेवल पे जो है वो डिवाइड हो जाएगी। एक थाने के एसएचओ जो है वो स्ट्रीट क्राइम को भी देखे और फिर ज्यादती के वाकयात को भी देखे, डकैतियों को भी देखे। तो ये चीज जो है वो अगर डिवाइड होके चलेगी तो काफी ज्यादा बेहतर जो है वो आगे आने वाले वक्त में क्या मतलब अगर ये जो रिपोर्ट आप बता रहे हैं कि डिवाइड होकर चलेंगे, तो जब रिपोर्ट किया जाएगा 15 तब भी करेगा, 15 जो है वो कनेक्ट करवाएगा मुताल्लिका थाने से, तो थाना क्या इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा फिर? देखिए बिलाल, थाना अपनी सतह पे काम करेगा, लेकिन जो ये सीआरपी रिस्पांस फोर्स बनाई गई है ये भी अपनी तरफ से जो है वो पूरी वाकई की तफ्तीश करेगी। दो पहलुओं से इसकी मुकम्मल तौर पर तफ्तीश की जाएगी और फिर आखिर में एक कंक्लूजन निकाल के उसके ऊपर कार्रवाई अमल में आएगी। जी ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपडेट करने के लिए। और एक खुशाइन बात है जो मैं इस वक्त अहले खाना और जो लोग हैं इस वक्त मुझे सुन रहे, ख़ासतौर पर वालिदैन के हवाले से, बच्चों के हवाले से बड़ा परेशान है अपने बच्चियों के हवाले से कि आया उनको अकेले भी बाहर निकलना पड़ता है घर से। तो क्या इसके ऊपर आप पॉलिसी बना सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी बना सकते हैं? अब आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुशाइन बात है। तो 15 ने एक सेंटर बना दिया है, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड रिस्पॉन्स सेंटर CRPC। इस पर फौरी तौर पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अब देखना यह है कि पुलिस की माजी की परफॉर्मेंस और अब ये CRPC सेंटर ये कैसे काम करेगा। ऐसा तो नहीं है कि कंप्लेन दर्ज करा दी जाए, उसके बाद वही स्लो प्रोसेस के अंदर काम किया जाए। तो शहरी पहले ही मायूस हैं, अब देखना है कि ये पुलिस की कारकर्दगी कैसे बेहतर हो सकती है। बहरहाल यहाँ वक्फा लूंगा, इसके बाद एक और स्टोरी है। तालीमी इस वक्त इदारे आज खुल गए और क्या मामलात रहे, कैसे मामलात रहे, किस तरह से मामला चलेंगे, उस पर बात करेंगे। इदारे आज पहला रोज था और तालीमी मराहिल फिर से जो है वो अपने रूट पर आ गए। जामे कराची में जब ये तालीमी मराहिल दोबारा से आने लगे सामने, तो पहले दिन तलबा और तालिबात ने एहतजाज किया एडमिन ऑफिस के सामने। और एहतजाज करने की वजह क्या बनी? सैकड़ों तलबा और तालिबात जो एहतजाज करते रहे, उनके ये मुतालबात थे कि यूनिवर्सिटी खुलने के फौरी तौर पर उसके बाद जैसे फिजिकल एग्जाम्स लेने का मुतालबा किया गया और यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा कि फिजिकल एग्जाम्स होंगे। तो बच्चों के बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बच्चे इस वक्त परेशान नजर आ रहे हैं, एहतजाज करते नजर आए, नारेबाजी की, बैनर्स आवेज़ थे, उसके ऊपर मुख्तलिफ स्टेटमेंट सामने थे, कोटेशन सामने थी। अब इस पर यूनिवर्सिटी का क्या मौक़िफ़ है, क्या मामलात हैं, बच्चों को कैसे कंपनसेट किया जाएगा, किस तरह से मामलात आगे चलेंगे, या फिर ये एहतजाज और कई रोज तक जारी रहने के इम्कानात भी हैं, इसी पर बात करेंगे। बहुत शुक्रगुजार हूं कि इस वक्त इस मामले को डिस्कस करने के लिए वाइस चांसलर ऑफ कराची यूनिवर्सिटी ने हमें टाइम दिया है। डॉक्टर खालिद राकी साहब हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस मौके पर हमें वक्त दिया ताकि बच्चों तक आपका पैगाम पहुंच सके। यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़, पॉजिटिव पॉइंट जो है वो आपसे जानना चाहूंगा कि सर ये आज एहतजाज करने की नौबत क्यों पेश आई बच्चों को? जी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपके चैनल को शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जामे कराची के वर्जन को लिया, जो कि एक मीडिया एथिक्स के हवाले से मुनासिब बात है। जो बात बच्चे ये कहना है कि जी अचानक जामे कराची ने इम्तिहानात के इनेकाद के बारे में फैसला किया, वो दुरुस्त नहीं है। बच्चों का जो पहला डिमांड है, जो कि बिल्कुल ही गैर मुनासिब है, कि इम्तिहान के बगैर उन्हें पास कर दिया जाए। हायर एजुकेशन के अंदर इम्तिहान के बगैर, जज किए बगैर किसी भी तालिब इल्म को पास नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये कि कराची यूनिवर्सिटी में जनवरी से लेके 1 जनवरी से लेके 25 फरवरी तक बाकायदा फिजिकल क्लासेस हुई। सेमेस्टर का ड्यूरेशन हमारे 3.5 महीने की होती है, जिसमें 45 क्रेडिट आवर्स होते हैं। जून के महीने में, जून जुलाई अगस्त के पूरे 3 महीने लेने, इसमें हमने ऑनलाइन टीचिंग का एहतमाम किया ताकि हम बच्चों को जो रिमेनिंग कोर्सेज हैं वो कंप्लीट कर सकें। तो ये कहना, और ये 2-2.5 महीने पहले बाकायदा बच्चों को बता दिया गया था कि अगर जामिया
15 तारीख को खुल गई तो इम्तिहानात फिजिकल होंगे। ये 2.5 महीने पुरानी बात है, और ये कहना कि जी अचानक कोई फैसला किया गया है, ये दुरुस्त बात नहीं है। ठीक है, मैं तालिब इल्मों के मसाइल को समझता हूँ। जी यकीनन ऑनलाइन टीचिंग जो फिजिकल या फेस टू फेस टीचिंग है उसके नेमुल बदल नहीं हो सकती, उसके लर्निंग आउटपुट के प्रॉब्लम्स हैं। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि आपने हमें वक्त दिया है, तो जब ये प्रोग्राम मैंने अनाउंस किया तो बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे राब्ता किया, और कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपकी तरफ रखना चाहूंगा ताकि वो मौका भी वो जवाबात भी आए, ताकि स्टूडेंट्स के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में मदद कर सके मीडिया। सर पहला सवाल ये है कि टीचर्स के हवाले से बातें सामने आ रही हैं कि ऑनलाइन क्लासेस होती रही, लेकिन बहुत से टीचर्स ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 6 कोर्सेज हैं तो उसमें से 3 कोर्सेज के टीचर्स ने क्लासेस ली, लेकिन 3 कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें टीचर्स ने क्लासेस नहीं ली हैं। तो उन कोर्सेज के हवाले से जो एग्जाम्स होंगे उनका क्या होगा? देखें, ये तो मेरे पास कोई फैक्ट्स नहीं है जी। असातिज़ा से मैं डीन्स की हमारी रेगुलर मंथली मीटिंग होती रही है, और 3 महीने में 3 मैंने डीन्स के साथ मीटिंग की है, और उनसे मैंने डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस के बारे में पूछता रहा हूं कि ऑनलाइन टीचिंग कैसे चल रही है। उन्होंने कहा कि जी ऑनलाइन टीचिंग चल रही है। जहां तक आपने बताया कि असातिज़ा ने अगर क्लासेस नहीं ली हैं, हमने असातिज़ा से परसों ही रेडीनेस के हवाले से उनसे क्वायरीज मांगी है जी। इंशाअल्लाह ताला कल जब क्वायरीज आ जाएंगी तो उसके बुनियाद पर बेहतर फैसला करेंगे। अगर तालिब इल्मों को क्लासेस नहीं हुई हैं तो इसके बारे में कोई ना कोई मुनासिब फैसले करने की जरूरत है। ठीक है, मतलब इसके ऊपर जो है वो देखा जा सकता है, दोबारा से नजरसानी की जा सकती है। ऑलरेडी हम इस प्रोसेस में हैं। एक स्टूडेंट की ओपिनियन है और दूसरा असातिज़ा जिन्होंने कोर्सेज पढ़ाए हैं, तो उनसे हम फीडबैक ले रहे हैं। अच्छा खालिद राकी साहब, एक सवाल ये भी है कि ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन एग्जाम्स के हवाले से कुछ तलबा तालिबात ये भी कह रहे हैं कि हमसे फिजिकल एग्जाम्स नहीं, ऑनलाइन एग्जाम्स ले लें, एमसीक्यूज बेस जो है वो क्वेश्चन रख दिया जाए, लेंथी क्वेश्चन जो है वो उसको अवॉइड किया जाए। ठीक है जी। देखिए, तालिब इल्मों को आज भी मैंने बताया है, इस सिचुएशन में हम हाइब्रिड मॉडल पे जा रहे हैं जी। असातिज़ा को यह बयान किया गया है कि जो पोर्शन उन्होंने फिजिकल क्लासेस ली हैं उनका फिजिकल इम्तिहान ले लें। बाकी अगर उन्होंने ऑनलाइन कोई असाइनमेंट, कोई क्विज, कोई भी असाइनमेंट दिए हैं तो उसकी इवैल्यूएशन रिजल्ट करके इनकॉर्पोरेट करके सेमेस्टर सेल को भेजें। तो कोई रिजिड पॉलिसी नहीं है हमारी। वी डू हैव द रियलाइजेशन कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए हमने हाइब्रिड मॉडल को अडॉप्ट किया। ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहते नजर आए कि टीचर्स ने क्लासेस ली हैं, ऐसा भी कहता नजर आया कि टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस के अंदर डिवोशन के साथ और अपना 100% देते हुए क्लासेस लेते रहे, लेकिन नेट कनेक्टिविटी की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से बहुत सी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्लासेस अटेंड नहीं कर सके, तो उनके साथ क्या मामला होंगे फिर? देखें, अगर ये बच्चे बात कर रहे हैं तो जिनके नेट प्रॉब्लम थे, असातिज़ा ने कोशिश की थी कि उनको रिकॉर्डेड लेक्चर दे सकें, पीडीएफ फाइल तक उन तक पहुंचा सके। बहुत सारे मैकेनिज्म उन्होंने अडॉप्ट किए जिसके तहत वो तालिब इल्मों को इस सहूलत फराहम कर सके। अगर तालिब इल्मों को इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम है तो मुनासिब फोरम के ऊपर जाकर वो इश्यूज को बताए। मुनासिब फोरम है कि अपने डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन से कांटेक्ट करें, ठीक है, और जो उनके जेन्युइन मसाइल हैं उनको वो बताएं। तो जब फैक्ट्स के बुनियाद पर चीजें आती हैं तो मसले का हल किया जाता है, ना कि मसले को अंडर द कारपेट किया जाता है। अच्छा, ये डेट शीट के हवाले से पूछना चाहूंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि डेट शीट फौरी तौर पर अनाउंस की गई, आज पहला ही रोज था, तो ये डेट शीट कब अनाउंस की गई सर? जी, मैंने आपसे कहा कि डेट शीट 8 सितंबर को अनाउंस कर दी गई। ठीक है। हमारा 9 अगस्त 2020 को एक नोटिफिकेशन थी जिसके तहत तालिब इल्मों को बताया गया कि अगर जामियात 15 तारीख को खुल जाएंगी तो हमारे इम्तिहानात 21 तारीख से होंगे। ये नोटिफिकेशन 9 अगस्त 2020 को दी गई। जब 7 तारीख को फैसले हो गए कि जामियात खुलेंगी 15 तारीख से, तो 8 तारीख को टाइम टेबल डिपार्टमेंट में शेड्यूल कर दिया गया। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जैसा आपने कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी भी दी जा सकती है एग्जाम्स के अंदर,
तरीक़ेकार चेंज किया जा सकता है, MCQs बेस या दीगर चीज़ें भी हो सकती हैं। अच्छा, एक ये भी सवाल है कि ऐसा हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है कि अगर स्टूडेंट्स नहीं मानते हैं या उनको मनवाने के लिए डेट आगे बढ़ा दी जाए, थोड़ा सा एग्जाम्स को डिले कर दिया जाए? मैंने कहा कि ये फैसला हम जो फीडबैक है हमारा उस्ताद से फीडबैक के बुनियाद पे होगा ना। एक तालिब इल्म की ओपिनियन है, ठीक है, जिसके कहते हैं कि जी क्लासेस नहीं हुई है, जिन्होंने क्लास ली है उनसे हम फीडबैक ले रहे हैं और उनके बुनियाद पर जब एविडेंस आएगी तो उसके बुनियाद पर फैसला होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हुआ है अब तक। मैंने आपसे यही बात कही जी। अच्छा, मेरा एक वैसे ही सवाल है जी सर, स्टूडेंट्स अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ और उनके क्लासेस में प्रॉब्लम थी तो कभी भी उन्होंने अप्रोच नहीं किया, ना स्टूडेंट एडवाइजर को, ना डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन को, ना एज ए वाइस चांसलर मुझे। तो इतने अरसे से वो बिल्कुल ही कोई कम्युनिकेशन अगर नहीं कर रहे हैं तो ये मुनासिब बात नहीं है। नहीं तो सर, यूनिवर्सिटी ही बंद थी, तालीमी इदारे ही बंद थे डॉक्टर साहब, तो कैसे कांटेक्ट करते हैं आप लोगों से? नहीं, ऑनलाइन पे तो कनेक्शन है ना हमारी जी। ईमेल एड्रेसेस हैं, स्टूडेंट एडवाइजर का ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है, डिपार्टमेंट के टीचर्स की ईमेल एड्रेसेस मौजूद हैं। तो यूनिवर्सिटी बंद होने के बावजूद देयर वाज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब 15 सितंबर है और 21 सितंबर से जो है वो डेट आ चुकी है और तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो क्या समझते हैं टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी होगी कि किसने क्लासेस बाकायदगी से ली या नहीं ली? इस पर कोई एक्शन लिया जा रहा है फौरी तौर पर आज के एहतजाज के बाद स्पेशली? हर सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म होना चाहिए जी। पहली बात ये, पहले हमें इंतजार करना चाहिए इससे पहले कि हम किसी कंक्लूजन पे रीच करें। मैंने आपसे हम्बली सबमिट की कि हमारे तालिब इल्मों को चाहिए कि वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, चीजों को आने दें और अपने जो भी मसाइल हैं वो बेहतर तरीके से फोरम पे पेश करें। सही। इस चीज के लिए कौन सा फॉरम यूज कर सकते हैं? एडवाइजर से कांटेक्ट कर सकते हैं, चेयरमैन से कांटेक्ट कर सकते हैं? मैं आपको बता देता हूं जी। एक फोरम तो हमारा हर डिपार्टमेंट के अंदर, जरा 54 डिपार्टमेंट्स ऑफ कराची यूनिवर्सिटी, हर डिपार्टमेंट के अंदर 2 ऐसे जगह हैं जहां पे वो अप्रोच कर सकते हैं। एक स्टूडेंट एडवाइजर है डिपार्टमेंट का और दूसरा चेयरपर्सन होते हैं। अगर वहां से भी उनको समझते हैं कि जी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो हमारी एक सेंट्रलाइज स्टूडेंट एडवाइजरी ऑफिस है जिसके अंदर बाकायदा असातिज़ा बैठते हैं और तमाम तालिब इल्मों के मसाइल को एड्रेस करते हैं। तो ये मुख्तलिफ फोरम मौजूद हैं जिस पे मैं समझता हूं कि उनको अप्रोच करनी चाहिए और अपने जो भी वो बयान कर रहे हैं एविडेंस बेस्ड बयान करें ताकि कोई बेहतर मुनासिब फैसला किया जा सके। अच्छा, अब तक आपकी नॉलेज में कोई ऐसी बात सामने आई है कि किसी स्टूडेंट एडवाइजर या फिर किसी एडवाइजरी ने आप तक ये बात पहुंचाई हो कि स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं, या ऐसी कोई खबर नहीं आई आप तक? कल मेरे पास स्टूडेंट एडवाइजर साहब तशरीफ लाए थे जी, ठीक है जी, और कल और उनका तो पहला तो उन्होंने ये कहा कि जी स्टूडेंट्स का डिमांड है कि बगैर इम्तिहान उनको पास कर दिया जाए, जिस पे मैंने रिस्पॉन्ड किया कि ये मुनासिब बात नहीं है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि कुछ स्टूडेंट 1-2 मुझको मिले भी थे, तो मैंने उनको कहा था कि इसका एक तरीकेकार है और जो तरीकेकार आपको मैंने बताया कि उनको चाहिए कि फोरम के ऊपर जाके अपने मसाइल की निशानदेही कहें और हम मसाइल को हल करना चाहते हैं, ना कि स्टूडेंट्स को इग्नोर करना चाहते हैं या उनकी बात नहीं सुनना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद राकी साहब, वाइस चांसलर ऑफ कराची यूनिवर्सिटी, आपने हमें वक्त दिया और यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़, आपका मौक़िफ़ सामने आ चुका है। और जो स्टूडेंट्स इस वक्त परेशान हैं, मैं चाहूँगा कि उन तक भी ये बात पहुँच सके कि ऐसे फॉरम्स बने हुए हैं, एडवाइजरी मौजूद है, कमेटीज़ मौजूद हैं, स्टूडेंट एडवाइज़र्स मौजूद हैं, चेयरमैन मौजूद हैं, उनसे रब्ता करने की बारह कोशिश की जाए और ये मामला हल हो सकते हैं। लेकिन वाइस चांसलर साहब ने यह भी कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी दी जा सकती है एग्ज़ाम्स के अंदर, ऐसे भी जो है वो तरीक़ेकार हैं MCQs बेस्ड। हो सकता है कि आप लोगों के इसरार करने के ऊपर जो तरीक़ेकार है उसको तब्दील कर दिया जाए, या फिर जब इन्वेस्टिगेशन होगी आपका प्रेशर से तो फिर ऐसा भी देखा जा सकता है कि एग्जाम्स को डिले किया जा सके। ये तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के बाद ही होंगी और जिस तरह से जो फॉरम्स बताएं उस पर अगर आप कंप्लेन करेंगे, रिपोर्ट करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से ये मामलात हल हो सकते हैं। वरना अदरवाइज ये जिस तरह से आज एहतजाज किया गया, ये मामला आज खुलकर सामने आ गया,
5 माह के अरसे के बाद यूनिवर्सिटीज़ खुलती हुई नजर आई और आज पहले ही दिन यह एहतजाज हुआ एडमिन ऑफिस के सामने, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है वो बैनर्स आवेजा किए हुए थे। उसमें कुछ चंद ऐसे थे कि खिलाया है दाल चावल और बिरयानी मांग रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें भी सामने थी। लेकिन ये तरीक़ेकार मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर तरीक़ेकार ये है कि जो एडवाइजरी है उसको रिपोर्ट किया जाता, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब मिलकर इकट्ठा होकर जिस तरह से रिपोर्ट करते तो वो ज़्यादा बेहतर तरीक़ेकार हो सकता है, जिसके ऊपर खालिद राकी साहब ने खुद ऑब्लाइज किया कि मैं बच्चों की मदद करना चाहता हूं और उसके तरीक़ेकार बता चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जिस तरह से सेगमेंट किया गया, इस सेगमेंट को भी आगे पहुंचाया जाए। जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो इस वक्त सुन रहे हैं, वो दूसरे स्टूडेंट्स तक ये बातें पहुंचाएं, इस क्लिप को पहुंचाएं तो ज़्यादा आसानी हो सकती है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूं। आपने अपना फीडबैक मुझ तक ज़रूर पहुंचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।